जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर में 49। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 5 कन्फर्मेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था हमने। आज तीसरा लेक्चर इसका। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था, जो हाफ लेक्चर था हमारा पहला। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 और 3 कल के लेक्चर में किया। आज के लेक्चर में हमारा टारगेट है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 और 5 स्टडी करेंगे और पास्ट पेपर के क्वेश्चन होम असाइनमेंट केस स्टडी आपको दी गई थी, उनको अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले बताइए, होम असाइनमेंट में जो केस स्टडीज आपको दी गई थी, कितने स्टूडेंट्स ने उसको अटेम्प्ट किया है रिटन फॉर्म में? आधे स्टूडेंट्स ने किया ही नहीं। क्यों भैया? क्या मंडी बकरा के देखने गए थे? फिर क्यों नहीं अटेम्प्ट की? केस स्टडीज क्यों नहीं अटेम्प्ट की? ओके, अच्छा चले ठीक। रिक्वायरमेंट सबसे पहले discuss with reason whether you agree with the approach adopted or conclusion drawn by the audit team। रिक्वायरमेंट देखें, रिक्वायरमेंट जेनेरिक है, इसको पढ़ के आप अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि किस टॉपिक का केस स्टडी। ऐसा ही है, वो कह रहा है भैया कोई कंक्लूजन है, आपने उसके ऊपर कमेंट करना है कि क्या ये जो अप्रोच है या जो कंक्लूजन है ये ठीक है कि नहीं ऑडिट टीम का। तो भैया वो तो हम उसको पढ़ेंगे तो फिर पता चलेगा ये किस टॉपिक का है, किस चीज से रिलेटेड अप्रोच या कंक्लूजन है। जरा रिक्वायरमेंट को पढ़ के मुझे बताइए, क्या रिक्वायरमेंट पढ़ के अंदाजा हो रहा है कौन सा चैप्टर कौन सा टॉपिक है? नहीं हो रहा। फिर कह रहा है प्रोवाइड ब्रीफ गाइडेंस ऑन द ऑडिट टीम इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ सिचुएशन। अब टीम को गाइड कीजिए इस सिचुएशन में जो ऊपर, यानी पहले कह रहा है कि कमेंट करें कि अप्रोच ठीक है कि नहीं, और दूसरे में क्या कह रहा है कि अप्रोच ठीक नहीं है तो गाइड करें। और मेरा ख्याल ये है कि शायद अप्रोच ठीक नहीं होगी, इसलिए उसने गाइड करने का पूछा, वरना गाइड करने की बात करता ही ना। रिक्वायरमेंट समझ रहे हैं? ऊपर क्या कह रहा है? कमेंट करो अप्रोच के, और फिर इसके बाद नीचे क्या कह रहा है कि आप गाइडेंस दीजिए। तो आइए, दो इश्यूज हैं, इन दोनों अप्रोच में कमेंट भी करेंगे और फिर सजेशन भी देंगे। यू आर द ऑडिट इन चार्ज ऑफ रिहान लिमिटेड for the year ended 31st December 2015. While reviewing the working papers and discussion with the audit team, you have noted the following. क्या? The audit team did not send balance confirmation request for amounts below rupees 100,000 because according to the client, lot of efforts were required to follow up the customers and the balances were also not material. उसने कंक्लूजन दिया है कि भैया कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मैंने 1 लाख से नीचे वाले बैलेंसेस पे सेंड नहीं की, और फिर रीजन बताइए। क्या? 2 रीजन बताइए। पहली रीजन एफर्ट्स बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, और दूसरी रीजन बैलेंस नॉट मटेरियल है। मुझे बताइए, ज्यादा एफर्ट्स लगना किसी प्रोसीजर को मीट करने की जस्टिफाइड रीजन है? तो पहले आप ये लिख देंगे। अब बताइए आपके ख्याल में ये डिसीजन सही है कि गलत है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप किसी भी क्लास को वेरीफाई नहीं से सैंपल सेलेक्ट नहीं करते तो आप उसके बारे में ओपिनियन नहीं दे सकते कि वो ठीक है कि गलत। ठीक है, ये भी रीजन दे सकते हैं, या एक आसान रीजन भी दे सकते हैं, क्या? कि अप्रोच गलत है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअली इमटेरियल एग्रीगेट होके मटेरियल बन। ये कह रहे हैं इनके बैलेंसेस, हर एक का बैलेंस 1 लाख से कम था, किसी का 50,000 होगा, किसी का 60 होगा, किसी का 80,000 होगा। तो हमने स्मॉल बैलेंसेस को स्किप कर दिया। इसमें प्रॉब्लम क्या है? स्मॉल बैलेंसेस को स्किप कर दिया। स्मॉल बैलेंसेस का स्किप करना क्यों गलत है? एक तो इस वजह से कि किसी भी कैटेगरी को अगर आप एक्सक्लूड करते हैं, उसमें से सैंपल सेलेक्ट नहीं करते, तो आप फिर उस पर ओपिनियन उसके बारे में नहीं बता सकते कि वो ठीक है कि गलत। अगर ये आपको थोड़ी टेक्निकल लग रही हो रीजन, तो इजी रीजन भी है। वो क्या है? इंडिविजुअली ये इसको एक्सक्लूड करना, ओमिट करना इसलिए भी गलत है क्योंकि इंडिविजुअली इमटेरियल एग्रीगेट होके मटेरियल हो सकते, इंडिविजुअली इमटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्रीगेट होके मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं, इसलिए ओमिट नहीं करना चाहिए था। आपने कंक्लूजन के ऊपर कमेंट कर दिया। अच्छा, अहम चीज, केस स्टडी के अंदर उसने जो गलत बात की है, गलत जस्टिफिकेशन दिया, उस पर कमेंट करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। तो आप ये लिखे कि एफर्ट्स, लॉट ऑफ एफर्ट्स रिक्वायर्ड होना किसी प्रोसीजर को ओमिट करने की जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरी बात लिखे कि इमटेरियल बैलेंस को ओमिट करना ये भी जस्टिफिकेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअली इमटेरियल एग्रीगेट
तो आपने लिखना ये दोनों ही एक्सेप्टेबल जस्टिफिकेशन नहीं है। क्लियर? ये अब आपने बता दिया, कमेंट कर दिया कि उसकी अप्रोच क्या थी, क्या उसकी अप्रोच सही थी या गलत थी? क्यों गलत थी? क्योंकि एंटायर क्लास को ओमिट कर दें तो फिर आप उसके बारे में एक्यूरेसी के बारे में ओपिनियन नहीं दे सकते कि वो ठीक है कि गलत। उसको चेक ही नहीं किया आपने कभी। करेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? पार्ट बी बताइए। ये तो पार्ट ए बताया आपने क्या गलत है। करेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्या करना चाहिए इसमें? क्या करना चाहिए? पहले चीज सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए। सैंपल तो लाजमी, इनको ये 1 लाख से कम वाली अमाउंट पॉपुलेशन को, स्ट्रेटिफिकेशन को आपने इग्नोर नहीं करना, सैंपल तो सेलेक्ट करना चाहिए। हाँ, क्या कर सकते हैं, अगर उनसे जवाब नहीं आ रहा ना, या क्या क्या कह रहा था उसने, लॉट ऑफ एफर्ट्स रिक्वायर्ड है, तो ये भी कोई वैलिड रीजन नहीं है, तो आपको सैंपल जरूर सेलेक्ट करना चाहिए, कंफर्मेशन लेटर सेंड कर दें। समझते हैं कि कंफर्मेशन लेटर किसी वजह से पॉसिबल नहीं है तो अदर प्रोसीजर परफॉर्म कर लें, लेकिन इसको ओमिट नहीं करना, ओमिट नहीं करना। ठीक है जी? तो सम अप करते हैं डिस्कशन को। क्वेश्चन में क्या किया उसने, हमें बताया कि 1 लाख से कम का सैंपल सेलेक्ट नहीं किया। हमने कहा आपकी अप्रोच गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप किसी स्ट्रैटिफिकेशन में से सैंपल सेलेक्ट नहीं करते तो आप उसके बारे में ओपिनियन नहीं दे सकते, फिर इसलिए गलत है। करेक्ट अप्रोच में हमने क्या बताया कि इस स्ट्रैटिफिकेशन, इस क्लास में से भी आपको सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए। हाँ, अगर कंफर्मेशन फॉर एग्जांपल परफॉर्म नहीं कर सकते किसी वजह से तो फिर अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर ले, लेकिन ओमिट नहीं करना, ओमिट बिल्कुल नहीं करना। क्लियर? ये बात समझ आती है? सेकंड, one of the conclusion drawn as per working paper is there are no unrecorded liabilities as confirmations have been received from all selected parties and no differences were noted, hence no further test is required। जरा बताइए, ये जो उसकी स्टेटमेंट है ये किसकी तरफ इशारा है? क्या ये कंक्लूजन ठीक है? क्यों? हाँ, क्योंकि रिकॉर्डेड में से सैंपल सेलेक्ट कर दिया उसने, उसमें से तो फर्क नहीं आया, लेकिन जो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कुछ पार्टीज की लायबिलिटी रिकॉर्ड ही ना की गई हो? क्या वो चेक हो पाई? अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली सोचें तो जो कंक्लूजन उसने दिया है ना, वो असर्शन है कोई और। ये किस असर्शन की बात कर रहा है कि देयर आर नो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, देयर आर नो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ये किस असर्शन की बात कर रहा है? कंप्लीटनेस की। कंप्लीटनेस ऑफ लायबिलिटी में हम यही देखते हैं ना कि सारी लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी है, कोई अनरिकॉर्डेड नहीं है। तो कंफर्मेशन का प्रोसीजर परफॉर्म करके कौन सी असर्शन वेरीफाई करवा रहा है? ये बात समझ आई आपको? देयर आर नो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, इस स्टेटमेंट से पता चल गया कंप्लीटनेस असर्शन का इशारा कर रहा है। तो वो बता रहा है कंफर्मेशन से मुझे कंप्लीटनेस की असर्शन वेरीफाई हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने जितनी पार्टीज को भी सिलेक्ट किया सबका जवाब मुझे आ गया। क्या ये करेक्ट है? अप्रोच करेक्ट है? क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सटर्नल कंफर्मेशन से कंप्लीटनेस की असर्शन वेरीफाई नहीं होती। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो बताइए फिर। अब ये तो आपने बता दिया पार्ट ए कि अप्रोच ठीक है कि गलत। हमने कहा ये अप्रोच भी, कंक्लूजन भी गलत है आपका। क्यों गलत है? रीजन बताएं। तो सही क्या है? सवाल ये है, सही क्या है? यानी फिर क्या करना चाहिए? अगर एक्सटर्नल कंफर्मेशन से कंप्लीटनेस की असर्शन वेरीफाई नहीं हो रही तो क्या करना चाहिए? कंप्लीटनेस के लिए अलग से प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए, जैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को चेक करना चाहिए। और कैसे, कहां से सैंपल लेके क्या चेक करना चाहिए कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए? कंफर्मेशन तो नहीं देखें, कंफर्मेशन क्रेडिटर की कंप्लीटनेस की असर्शन को वेरीफाई नहीं कर रही, एग्रीड? लेकिन कंप्लीटनेस की असर्शन को हमने वेरीफाई तो करना है। तो अब अप्रोच में बताइए, आप सजेशन दीजिए, गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए कि फिर कंप्लीटनेस की असर्शन कैसे वेरीफाई होगी? गुड्स डिस्पैच किसे? मिनट ऑफ द मीटिंग नहीं, गुड्स डिस्पैच नोट से हम टी काउंट में रिकॉर्डिंग की तरफ जाएंगे। गुड डिस्पैच नोट का सैंपल सेलेक्ट करके देखेंगे
सॉरी गुड डिस्पैच नोट नहीं, गुड रिसीट नोट। अभी मेरा प्रोसीजर अच्छा खासा 0 नंबर मिलने लगे थे मुझे। ये हमारे क्रेडिटर्स है ना, कहाँ लिखा हुआ है क्रेडिटर? ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, लायबिलिटी वाली साइड है ना। हाँ, गुड रिसीट नोट का सैंपल सेलेक्ट करके टेक आउट रिकॉर्डिंग मैच करेंगे। भाई बात समझ आ गई? तो इस सेकंड वाले में प्रॉब्लम क्या थी कि वो कंफर्मेशन से कंप्लीटनेस की सजेशन वेरीफाई करवा रहा था, हालांकि कंफर्मेशन से कंप्लीटनेस की सजेशन वेरीफाई, और हमने उसे गाइड क्या किया, हमने उसे कहा भाई कंप्लीटनेस कंफर्मेशन से तो नहीं होगी तो फिर किससे होगी? कंप्लीटनेस की सजेशन किससे? अदर प्रोसीजर से। अदर प्रोसीजर की एग्जांपल क्या आपने बताई? एक गुड रिसीट नोट का सैंपल सेलेक्ट करके कंपेयर कर ले। और भी ये प्रोसीजर है, लेकिन वो चूंकि अभी हमने पढ़े नहीं है इसलिए मैं उसकी तरफ नहीं लेके जा रहा आपको, लेकिन आप सोल्यूशन में उसको रीड कर लीजिएगा। और क्या होते हैं कि आप ये रेंट पे जो क्रेडिटर्स का बैलेंस है इस साल का, उसको पिछले साल के साथ कंपेयर कर लेते हैं। अभी कम है, पिछले साल तो थे ना क्रेडिटर, तो अगर कोई ऐसे क्रेडिटर है जिनका पिछले साल ज्यादा बैलेंस था, इस साल बैलेंस कम है या 0 है, इसका मतलब है वो मिसिंग क्रेडिटर है। थर्ड पार्टी से भी कर सकते हैं। थर्ड पार्टी से क्या कर सकते हैं? कंफर्मेशन। भाई कंफर्मेशन के बारे में तो उसने बोल दिया है कि कंप्लीटनेस की दर्शन कंफर्मेशन से वेरीफाई नहीं होती, तो कंफर्मेशन का प्रोसीजर नहीं लिखना कंप्लीटनेस को वेरीफाई करने के लिए। एक डॉक्यूमेंट चेकिंग का प्रोसीजर लिख लिया आपने, एक इस साल के क्रेडिटर को पिछले साल के क्रेडिटर के साथ कंपेयर कर लिया। जब हम इस साल के क्रेडिटर को पिछले साल के क्रेडिटर के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें क्या पता चलता है? सोचे, सिर्फ प्रोसीजर सुने नहीं, प्रोसीजर को सोचे और समझे। इस साल के क्रेडिटर की लिस्ट 31 दिसंबर 2026 को पिछले साल 31 दिसंबर 2025 की लिस्ट के साथ कंपेयर करेंगे, क्या पता चलेगा कि कौन से क्रेडिटर पिछले साल थे, इस साल नहीं है, या पिछले साल ज्यादा अमाउंट थी, इस साल कम है। तो जो मिसिंग क्रेडिटर पता चल जाएंगे कि नहीं इस कंपैरिजन से। ये भी कंप्लीटनेस के लिए प्रोसीजर है। एक और भी प्रोसीजर है, मुझे बताएं क्या ऐसा पॉसिबल है कि राइटर हो और मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड ना किया हो? पॉसिबल है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि क्रेडिटर हो और मैनेजमेंट ने उसे पेमेंट ना की हो? सोचे जरा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे। ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि पेमेंट नहीं करेंगे क्रेडिटर आगे से सामान ही नहीं देगा। तो याद रखिए ये तो पॉसिबल है कि क्रेडिटर है, बैलेंस शीट पे रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन क्रेडिटर है और उसे अगले साल में पेमेंट ही नहीं की, ये पॉसिबल नहीं है। आर्गुमेंट समझ रहे हैं? तो इसलिए हमें एक प्रोसीजर हमारे सीनियर ने बताया, क्या उसने कहा अगले साल में जो क्रेडिटर को पैसे पे किए गए हैं ना, उनको सेलेक्ट करके देखो कि ये पिछले साल अक्रू किए गए थे कि नहीं। तरीकाकार समझे हैं कि नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। भाई जहन इधर होगा ना फिर बात समझ आएगी। अगर जहन इधर उधर होगा ना फिर नहीं, इधर होगा जहन फिर बात समझ आएगी, और अगर इधर उधर होगा तो नहीं आएगी। ये हमारे 31 दिसंबर, और ये बात अब आपने भूलनी नहीं है। ये ना मैं 10 मिनट लगा के आपको कंसेप्ट समझाऊं, 2 दिन के बाद आपके जहन से वॉश हुआ, मेरी सारी मेहनत जाया चली जाए। मैंने आइंदा से समझाना नहीं है। ओके, अभी कंसेप्ट समझा रहा हूँ 10 मिनट लगा के, आपने इसको पिक करना। ओके, और आइंदा फिर कभी भूलना नहीं है। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, इसको 2 मिलियन आउटस्टैंडिंग था, 1 मिलियन, 3 मिलियन। कंपनी ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया, चीजें वसूल कर ली सी से 3 मिलियन की, एंट्री पास नहीं की, डन। हमने जब सैंपल सेलेक्ट किया होगा सी आया होगा, सी सैंपल में आया होगा कि नहीं आया होगा? क्यों नहीं आया होगा? रिकॉर्ड ही नहीं किया होना, कहां से? तो इसका मतलब कंफर्मेशन से कंप्लीटनेस की दर्शन वेरीफाई नहीं होती। एग्रीड? हमारे फिर जो बड़े सीनियर्स हैं उन्होंने बताया कि ये तो पॉसिबल है कि सी को रिकॉर्ड ना किया हो, लेकिन चूंकि ये उनका बिजनेस पार्टनर है एक तरह से, रूटीन में उनसे बाइंग करते, इन्होंने अगले साल में पेमेंट इसको लाजमी की होगी हमसे। जैसे वकील है ना, वकील हो सकता है लीगल केस कंपनी ने हमसे छुपाया हो, ये मुमकिन है, लेकिन वकील को पैसे ही ना दिए हों, ये मुमकिन नहीं है। तो आपने पैसों से लायबिलिटी को ढूंढना है। तरीका वार समझ रहे हैं?
तो यहां पे भी ये तो पॉसिबल है कि ईयर एंड पे लायबिलिटी रिकॉर्ड ना की हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि अगले साल यानी 2026 में इसको पेमेंट ना की हो। तो वो क्या कह रहा है, कह रहा है अगले साल जो कैश पेड टू क्रेडिटर है उसका सैंपल सेलेक्ट करके देखें कि पिछले साल लायबिलिटी रिकॉर्ड की थी कि नहीं। इसकी पेमेंट देखेंगे लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी, आप कहेंगे ओके। इसकी पेमेंट देखेंगे लायबिलिटी रिकॉर्ड हुई, आप कहेंगे ओके। ये पेमेंट देखेंगे ना पीछे रिकॉर्ड नहीं हुई होगी, आप कहेंगे भाई ये वो लायबिलिटी है जो आपने हमसे छुपाई थी, इसको रिकॉर्ड करो। समझ रहे हैं, कंप्लीटनेस को इंश्योर करने के लिए नहीं, यानी ये कंफर्म करने के लिए कि सारी की सारी लायबिलिटीज रिकॉर्ड हो गई है कि नहीं। एक तरीकाकार क्या है, एक तो ये तरीका है कि इस साल के डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लो कि गुड सीड नोट वगैरह मौजूद है कि नहीं, उसी साल के है। दूसरा तरीका क्या है, अगले साल की पेमेंट को चेक कर। बात समझ आई कि नहीं आई, क्लियर। चलिए अब आपने मेरे सवाल का जवाब देना है। हमने हाँ बहन जी आपको समझ आ गई, आपको समझ आ गई, पक्की बात है। हमने डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, इससे कौन कौन सी असर्शन वेरीफाई होती है ये भाई बताएंगे। डेटर से कौन कौन सी असर्शन वेरीफाई होती है, कंफर्मेशन लेटर सेंड किया था। पहले तो क्या कहते हैं कंप्लीटनेस में बिल्कुल भी नहीं होगी, कंप्लीटनेस तो बिल्कुल भी नहीं होगी, यस आधा नंबर मिल गया। और आगे क्या कहते हैं एक्यूरेसी हो सकती एक्यूरेसी होगी, है, और क्या कहते हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होंगे, और क्या कहते हैं वो अक्रेंस तो होगी, एग्जिस्टेंस होगी। शाबाश, बिल्कुल ठीक है ना, सही बता दिया। इसलिए हमने डेटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, डेटर से उसका जवाब ही नहीं आया। क्या कोई और तरीका है कि हम डेटर के बैलेंस को वेरीफाई कर सके, और तरीका है या नहीं है? क्या तरीका है? शाबाश, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक कर लें। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में नाम बताएं, कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, सेल इनवॉइस, गुड डिस्पैच नोट, सेल्स ऑर्डर की कॉपी, कस्टमर जो चीजें रिसीव करता है रिसीविंग की एक्नॉलेजमेंट की कॉपी। ये डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे तो पता चल जाएगा वाकई डेटर जेन्युइन था। एग्रीड। डॉक्यूमेंट्स के अलावा कोई और प्रोसीजर है? हिंट दे रहा हूं, इसको सामने रख के बताएं। क्या डेटर ने जवाब नहीं दिया, हमें कंफर्मेशन लेटर का जवाब नहीं दिया, क्या किसी और तरीके से हम साबित कर सकते हैं कि डेटर वाकई एग्जिस्ट कर रहा है ईयर एंड पे? कैसे बोले? पेमेंट को, जो पेमेंट अगले साल में, अगले साल बोले ना, इस साल की पेमेंट के अगले साल, अगले साल का जब कैश रिसीव हुआ है उसको सेलेक्ट करके क्या देखना है? बहन को थोड़ा सा अभी बताया अगले साल क्राइटेरिया की एग्जांपल में क्या था, अगले साल का जो कैश पे है उसका सैंपल सेलेक्ट करके देखो कि पिछले साल में रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। इसी को हम डेटर में कैसे अप्लाई करेंगे, वही अप्रोच रखनी है। अगले साल का कैश रिसीव्ड, कैश पेड नहीं, कैश रिसीव्ड सेलेक्ट करके देखो करंट ईयर में रिसीवेबल रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, प्रीवियस ईयर में, वही प्रीवियस ईयर में अगले साल का कैश रिसीव्ड का सैंपल सेलेक्ट करके देखो प्रीवियस ईयर में रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। क्योंकि याद रखिए ईयर एंड के बाद कैश रिसीव होना इस बात का सबूत है ईयर एंड पे रिसीवेबल था, ईयर एंड के बाद कैश पे होना इस बात का सबूत है ईयर एंड पे पेएबल था। इसी वजह से ये प्रोसीजर इजाद हुआ है दुनिया में। क्या अगले साल की ट्रांजैक्शन से हमारी प्रीवियस ईयर की ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो सकती है? ये हो रही है ना। अगले साल के कैश पेड से हमारे साल प्रीवियस ईयर का पेएबल वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो पेएबल हो सकता है तो रिसीवेबल हो सकता है कि नहीं? तो अभी बता रहा हूं एक वो प्रोसीजर जो दुनिया के हर रिसीवेबल का, हर पेएबल के एरिया का, दुनिया का कोई भी रिसीवेबल का एरिया हो, कोई भी पेएबल का एरिया हो, उसमें दो प्रोसीजर अभी बता रहा हूं। कुछ भी ना एग्जाम में आए ना तो आप ये देख ले, ये दो प्रोसीजर लिख ले। नंबर 1, जो भी रिसीवेबल पेएबल है उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक करो, लेकिन एग्जाम में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का लफ्ज नहीं लिखना, वो डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है। गुड्स डिस्पैच नोट, गुड रिसीव्ड नोट, जो भी है।
स्पोर्टिंग, हर रिसीवेबल पेएबल के प्रोसीजर बता रहा हूं। पहला प्रोसीजर क्या, स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक। स्पोर्टिंग। दूसरा, अगले साल कैश सेटलमेंट देखो। सर ये डेटर की ओवर स्टेटमेंट का इसमें अंडर स्टेटमेंट अगले साल कैश हम कैश रिसीप्ट चेक करेंगे तो वो कंप्लीटली वेरीफाई करेंगे। बात फिर कहीं और निकल जाएगी। बात निकलती है तो दूर तक चली जाती है ना। इनका क्वेश्चन ये है सर, डेटर में क्रेडिटर में आपने ये प्रोसीजर हमें बता दिया, पहले मुझे बताया प्रोसीजर समझ आया कि नहीं। अगली डिस्कशन के बाद में पहले ये ना हो कि एडवांस के चक्कर में बेसिक की ऐसी की तैसी कंसल्ट की फिर जाए। तो बताइए, अक्रूड लाइबिलिटीज है, सैलरीज पेएबल है, सैलरीज पेएबल, इसके दो प्रोसीजर बता दे क्या है। हाँ, इस महीने की सैलरी स्लिप चेक करेंगे कि क्या वही अमाउंट अक्रू की है, दिसंबर के महीने की सैलरी स्लिप। ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग। और क्या तरीका है वेरीफाई, इस साल की सैलरी को पिछले साल से कंपेयर करेंगे, पिछले साल इस साल के पिछले साल कंपेयर करेंगे। ठीक है, पेमेंट वाला बताएं, पेमेंट वाला क्या प्रोसीजर। पेमेंट से बात कि कितनी पे हो रही है। भाई देखें, चीज़ों को ना आसान रखें, कम्प्लेक्स नहीं करना। मेरा सवाल पहले समझना है। जो सवाल ना समझ पाए क्या वो जवाब दे सकता है, इस बात को आप समझे। जवाब देने से पहले सवाल समझना जरूर। सवाल मेरा क्या है, दिसंबर ईयर एंड है, दिसंबर के महीने में क्लाइंट ने 16 लाख रुपया अक्रू किया है कि ये अक्रूड सैलरी है, पेएबल है। आपने इस अक्रूड सैलरी, पेएबल सैलरी को वेरीफाई करना है। दो प्रोसीजर बताइए कैसे वेरीफाई करेंगे कि वाकई ये अक्रूड सैलरी इतनी है। अगले साल चेक करेंगे वो पे हो गया बैंक स्टेटमेंट। हाँ, अगले साल देखेंगे बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट हुई है कि नहीं। अगर अगले साल पेमेंट हो गई है तो उस बात का सबूत है कि ये एंड पे पेएबल था। एक पेमेंट का प्रोसीजर लिख देना है और दूसरा डॉक्यूमेंट वाला प्रोसीजर लिख देना है। डॉक्यूमेंट वाला प्रोसीजर कौन सा वाला, हाँ सैलरी स्लिप के साथ करना। भाई बात समझ आ रही है, डन। चले बस काफी है। भाई का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि सर जब अगले साल हम पेमेंट चेक करते हैं और देखते हैं कि वो इस साल रिकॉर्ड हुई है कि नहीं, क्रेडिटर में तो बात समझ आती है कि कंप्लीटनेस चेक करनी जरूरी है। डेटर में कंप्लीटनेस का रिस्क नहीं होता ज़्यादा, ओवर स्टेटमेंट का रिस्क होता। तो भाई ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन असर्शन हर एक वेरीफाई करनी होती है। हमारी 6 असर्शन होती है ना हर एरिया की। रूल क्या है, जिनमें रिस्क है वही असर्शन वेरीफाई करो, बाकी छोड़ दो। क्या ये रूल है कि ये रूल है असर्शन सारी वेरीफाई करनी है 6 की 6, जिनमें रिस्क ज्यादा है उनमें ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। ये तो भी बात समझ आई? मुझे नहीं लगता कोई समझ आई। बाकी सारी बातें छोड़ दे, जितनी बात समझाई अगर ये भी बात समझ ली ना आपने तो कमाल कर दिया। क्या जो बात मैंने समझाई वो समझ आ गई आपको? मुझे अभी नहीं यकीन, ये भाई बताएंगे तो फिर ठीक मानूंगा। हाँ जी, इंटरेस्ट रिसीवेबल रिकॉर्ड हुआ है बैलेंस शीट में। दो प्रोसीजर बताइए इसको वेरीफाई करने के लिए। कंफर्मेशन फर्ज कीजिए वो अलग हो गया, वो नहीं बताना। उसके अलावा नेक्स्ट ईयर में देखेंगे जो इस वक्त इंटरेस्ट रिसीवेबल है नेक्स्ट ईयर में रिसीव हुआ कि नहीं। अगर नेक्स्ट ईयर में रिसीव हुआ तो इस बात का सबूत है कि ये एंड पे रिसीवेबल था, करेक्ट। एक और दूसरा क्या, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का नाम बताएं। लोन एग्रीमेंट में देखे इंटरेस्ट की अमाउंट क्या है, लोन कितना दिया था और उसको कैलकुलेट कर ले। शाबाश। तो ये समझ आया, ये अल्टरनेट प्रोसीजर। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चेक करने समझ आए, कैश समझ आया, बस इससे ज्यादा नहीं सोचना। ये क्वेश्चन क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे चलें। अब आप एक गलती करते हैं, आपको एक स्टूडेंट बता, एज स्टूडेंट एक गलती, उस्ताद जिस जगह पे लेके जाता है ना आपको, उससे आगे सोचना शुरू कर देते हैं। क्लास में उससे आगे नहीं सोचना, घर जाके सोचना होता है। और जब कोई केस स्टडी सामने है फिर सोचना होता है, वरना गुम होने का खतरा होता है। वालदैन के साथ किसी मेले में जाए तो उनका हाथ पकड़, किसी जगह पे सैर तफरीह के हाथ पकड़ के चलना चाहिए कि उनसे आगे आगे चलना चाहिए?
साथ साथ चले, जितना समझाया जो समझाया उस हद तक सोचे, अगर मगर नहीं करें, अगर मगर से गुम होने का खतरा है। आपको लग रहा होगा नहीं नहीं सर को पता ही नहीं पढ़ाते कैसे है, सर तो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को, क्रिएटिव थिंकिंग को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हम सोचना, हम किताबों से बाहर निकलना चाहते हैं, हम रियल लाइफ में देखना चाहते हैं, सर हमें रट्टे की तरह। भाई मेरा पहला और आखिरी मकसद इस क्लास का एक ही है, क्या? आपको कम से कम मेहनत के साथ पास करवाने की कोशिश करना, ठीक है? अगर हम यही बैठे होते ना किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, तो तसल्ली के साथ मैं भी आपको पूरा साल होता और मेरी मर्जी होती, मैं जो मर्जी समझाऊँ उसी में से मैंने पेपर बनाना है। अब मसला क्या है, पेपर बनाना है आई कैप ने, सिलेबस हमारा इतना है, शुरू हो जाए ना, कोई भी पूरा सीए का सिलेबस उठा के देख ले, खत्म होने का नाम नहीं लेता, उसको खत्म करवाना भी एक आर्ट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बच्चे को कहते हैं भाई जो एग्जाम में आना है ना उस हद तक रिस्ट्रिक्ट करो अपने आप को, उससे ज्यादा जो मसाइल हमारी जिंदगी में नहीं है सोच सोच के उसे जिंदगी में ना लेके आए। एक्स्ट्रा सोचने की इजाजत मैं जरूर दे रहा हूं आपको, लेकिन कब? जब केस सामने आए, केस स्टडी सामने आए ना, उसकी इच्ची बिच्ची करें, सर इस केस में अगर ये नहीं ये हो जाता तो फिर क्या होता, ये नहीं ये हो जाता फिर क्या होता। लेकिन जब कंसेप्ट समझा रहे हो ना तो फिर इधर उधर नहीं सोचना, सिर्फ सर की बात, जो उस्ताद कह रहा है क्या वो मुझे समझ आ गई, समझ आ गई, ठक। आपको एक बात बताऊं, मुनासिब नहीं है, मैं कोई डिस्करेज नहीं करना चाहता आपको सवाल पूछने से। मैं जब स्टूडेंट था ना, मैं शायद ही मैं 100 दिन क्लास ली है ना, शायद ही 2 या 3 सवाल पूछे हो, शायद किसी एक बैच में। बस सर ने पढ़ा देते ना, बस सर ने जो पढ़ा दिया यही समझ आ जाए, बड़ी बात है, ठीक है? तो असल में जो एक्सपीरियंस टीचर होता है ना, एक्सपीरियंस टीचर, हर टीचर की बात नहीं होती, जो एक्सपीरियंस, उसे अपने एक्सपीरियंस से पता चल गया होता है हमने आई कैप कहाँ से उठेगा, कहाँ से क्या बात पूछेगा, कैसे पूछेगा, क्या लिखना है, किसके नंबर में, उसने अपने लेक्चर में वो चीज़ें बिल्ट इन कर दी होती है ऑलरेडी, यकीन करें। अगर आप एक सवाल भी ना पूछे तो यकीन करें, कोई भी अपनी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर, कोई भी एक्सपीरियंस टीचर है ना जिसको 5-6 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, उसको इस बात का पता होता है कि मैंने अपने लेक्चर के अंदर इस टाइम के अंदर किस तरीके से सारा कंटेंट आपको डिलीवर करना है। एक सवाल भी ना पूछे तो आप इंशाल्लाह, ये जो किताब मटेरियल दिया जाता है इसमें कोई स्टूडेंट आपने देखे होंगे बेतहाशा लिख देते हैं, एक लफ्ज भी ना लिखे, सिर्फ जो इस किताब के अंदर लिखा हुआ है ना वो पिक कर ले, इंशाल्लाह पास, इंशाल्लाह पास। बाकी सवाल पूछना चाहे जरूर, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, जरूर पूछे, आप कोई अहम चीजें नोट्स के ऊपर लिखना चाहें, किताब के ऊपर जरूर लिखें, मना नहीं कर रहा, लेकिन ये बता रहा हूं कि जो चीजें जरूरी थी वो ऑलरेडी आपको लेक्चर के जरिए डिलीवर कर दी जाती हैं, जो चीजें आपने याद करनी है बुक के जरिए लिख दी जाती है। एक लफ्ज भी किताब में ऐड ना करें, एक सवाल भी उस्ताद से ना पूछे, बस जो पढ़ाया जो बताया कर ले, इंशाल्लाह पास, आसानी के साथ, ठीक है? ये ओवरऑल बता रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट्स में भी। तो बहुत ज्यादा जो सवाल करना आपको थ्योरेटिकली लग रहा होगा अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सवाल ऑलरेडी जो चीज जरूरी है वो आपको दे दे, वो करे निपटाए, जिंदगी आसान, ठीक है भैया, गुस्से से ना देख। अब सवाल पूछ लो, मशवरा देना मेरा काम था, बाकी जाहिर है जो सवाल पूछेंगे वो जवाब देना भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा। अब सवाल पूछिए। हमने 2025 का ऑडिट किया था, हम 2026 के जो कैश की एग्रीमेंट है, मतलब जो कैश पे के कैसे दे सकते हैं कि उसे भी पे किया या नहीं किया? हाँ शाबाश। इनका सवाल ये है कि सर हम 2025 का ऑडिट कर रहे हैं, तो 2026 की जनवरी या फरवरी में अगर कोई कैश हुआ है, क्योंकि ये जो कैश हम देख रहे हैं पूरे साल का नहीं, जनवरी फरवरी, क्योंकि हम उम्मीद तौर पे डेटर्स को पेमेंट कब होती है, महीने 2 महीने में हो जाती है, क्रेडिट पीरियड 30-60 डेज ही होता है ना। क्वेश्चन का ये सर 2025 को वेरीफाई कर रहे हैं, 2026 की ट्रांजैक्शन कैसे हम देख सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि हमारा ऑडिट एक दिन में नहीं कंप्लीट होता, उसमें लॉ में लिखा हुआ था ईयर एंड के बाद 4 महीने 120 दिन का टाइम होता है कंपनी लॉ, अगर आपने पढ़ा है तो 120 दिन तक समझे हम कंपनी के अंदर ही मौजूद रहते हैं ईयर एंड के बाद भी। और लॉ ने कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आप सिर्फ जिस साल का ऑडिट कर रहे हैं उसी साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कह सकते हैं। देखिए हमने मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी पढ़ी है, ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर, क्या उसमें कहीं पे लिखा हुआ था कि सिर्फ उसी साल की इन्फॉर्मेशन है जिसका ऑडिट नहीं? तो बाज़ औक़ात हमें बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये कि नेक्स्ट ईयर की ट्रांजैक्शन को भी चेक करना पड़ता है, किस लिए? पिछले साल का बैलेंस कंफर्म करने के लिए, तो ये हम कर सकते हैं। शाबाश, अच्छा क्वेश्चन था, गुड, ठीक है। तो इसकी हमें इजाजत भी है, और चूंकि हम क्लाइंट पे मौजूद होते हैं ना 120 दिन तक ईयर एंड के बाद भी, तो उस 120 दिन के जितने भी अगर ट्रांजैक्शन चेक करना चाहे आपको कोई नहीं रोकेगा। ओके,
चलिए जी, ये क्वेश्चन शुक्र है खत्म हो गया। आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है अब नहीं, ये भी अच्छा सवाल है। Required discuss whether it would be appropriate to use the negative confirmation procedure in the above situation। बताओ क्या नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं। पिछले साल की रिक्वायरमेंट, पिछले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट और इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में क्या फर्क है? पिछले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में ओपन था, हमें पता नहीं चल रहा था कि किस टॉपिक का क्वेश्चन, इसमें कंफर्मेशन का है और किसका, नेगेटिव। यानी हमने क्या फैसला करना है कि नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है या नहीं है। इस सिचुएशन में सिर्फ ये बताना है। और ये फैसला किस बेस पे, भाई ये क्या ओके सॉरी वो आप इस तरीके से लेटे, मैं समझा शायद कुछ हाँ कोई कांड ना हो गया हो ना क्लास। शुक्र है। अच्छा मेरा भाई मेरे को ये बताइए कि नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये फैसला कैसे होगा? हाँ 4 कंडीशन चेक करेंगे, वो कंडीशन बताइए। हम चेक करेंगे। पहली कंडीशन, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क लो होना चाहिए एंड ऑडिटर हैज obtained evidence about operating effectiveness of control। वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कर चुका। रिस्क कम होना चाहिए। दूसरा, पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बैलेंसेस या लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस। ये थोड़ा ट्रिकी स्टेटमेंट है, इसको ध्यान से इस्तेमाल करना है। और फिर वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड। एक्सेप्शन रेट कब लो होता है? 15% से कम हो। एक्सेप्शन रेट कहते किसको है? जितने लोगों को लेटर सेंड किया उनमें से जितनों ने डिसएग्रीमेंट किया वो परसेंटेज। और लास्ट क्या था? It is not aware of any circumstances that confirming party will disregard request। कुछ इस तरह के अल्फाज थे। क्या अल्फाज लिखे हुए थे जरा बताइए? यही अल्फाज थे। There is no reason to believe that customer will इग्नोर द रिक्वेस्ट या डिसरिगार्ड द, के ऑडिटर के ख्याल में कस्टमर इग्नोर नहीं करेगा, चेक करेगा। क्योंकि अगर वो इग्नोर करे तो फिर हम ये समझते हैं कि उसने ठीक चेक करके रिप्लाई नहीं किया। डन। तो हमने सिर्फ ये देखना है, अब एक ही चीज देखनी है, क्या कि कंडीशन पूरी हो रही है कि नहीं। एक कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही तो नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट नहीं है। तो असूल या एक असूल बना ले आज के बाद जिंदगी का, जब कभी आपसे पूछे नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, चारों कंडीशन तो लाजमी लिख दे। डिसीजन बाद में करेंगे, पहले डिसीजन जिस बेस पे करना है वो तो क्वेश्चन में लिख। तो इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ डायरेक्ट इतना लिख देंगे कि एप्रोप्रिएट है कि नहीं, कि कंडीशन भी लिखेंगे। 4 नंबर तो मेरे ख्याल कंडीशन के हो गए, 3 नंबर। अब पढ़ते हैं। यू आर द मैनेजर ऑन द ऑडिट ऑफ गाजी पावर लिमिटेड। ये बात कितने स्टूडेंट्स ने लिखी है कि जब कभी नेगेटिव कंफर्मेशन की एप्रोप्रिएटनेस पूछेगा तो चारों कंडीशन बतानी है? हाथ उठाइए, कितने स्टूडेंट्स ने लिखी है? ये 2 3 मैंने बताया। अभी असूल बना ले, फिर आपने लिखे। भूल जाते हैं फिर केस स्टडी में आप डायरेक्ट वही बात करते हैं, नंबर इजी गुम हो जाते हैं आपसे। Carry out the manager on the audit of Ghazi Power Limited, जी पहले गैस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, फॉर द ईयर एंडिंग 31 अक्टूबर 2011। On the company's request, your firm has agreed to complete the audit by 20 नवंबर 2011। अच्छा, इतनी जल्दी 31 अक्टूबर को ईयर एंड है और 20 नवंबर को ऑडिट कंप्लीट। हो सकता है कोई अर्जेंसी हो। In order to meet the audit deadline, you are considering various measures which include sending request for negative confirmation related to balances due on 31st August 2011। भाई ये एंड तो 31 अक्टूबर है, कंफर्मेशन लेटर सेंड कर रहा है 31 अगस्त के बैलेंस को। इंटरम का इजाजत है? ओके। लेकिन इजाजत के साथ उसने ये भी कहा कि अगर ये काम करेंगे तो फिर बाकी टाइम पीरियड के लिए मजीद प्रोसीजर भी परफॉर्म करने एडिशनल। हो याद है ना? On 31st August 2011, total debtors aggregated rupees 45 million. 50% of amount is due from 15 major debtors, whereas total number of debtor is 2450। जरा टेबल बना ले, टेबल इसका डेटर्स का। टेबल क्या बनेगा भला? टेबल ये बनेगा कि भैया ये नंबर ऑफ डेटर्स है
ये अमाउंट है। टोटल डेटर्स कितने हैं? 2450। टोटल अमाउंट ऑफ डेटर कितनी है? 45 मिलियन। 50% किसको ड्यू है? 15 को, यानी 50% कितने हो गए? 22, और बाकी 2435। भाई यही टेबल बनता है इसका। तो मुझे बताइए इसमें नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं? ये तो है स्मॉल नंबर ऑफ, इसमें नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट नहीं तो क्या करना है? इसमें नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं? है। क्यों है? लार्ज नंबर ऑफ। तो हम लिखेंगे कि ये सेकंड कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी में नेगेटिव कंफर्म 15 डेटर्स में नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट नहीं, बिकॉज पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ। फिर कहेंगे 2435 वाली कैटेगरी में नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है, बिकॉज पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ large number small balances, however following other condition must also be met। वो 3 कंडीशन लिखे, बल्कि उसने क्वेश्चन में बताया your previous experience with the client and result of initial risk assessment suggests that the risk of tell me statement is। ये रिस्क लो किस लिए बताया है? 2। तो क्वेश्चन में उसने 2 कंडीशन पूरी करवाई हैं, 2 के बारे में साइलेंट है, वो इफ करके लिखे। 2 कंडीशन कौन सी पूरी करवाई हैं? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेस और रिस्क इज लो। और कौन सी 2 कंडीशन नहीं बताई? वो इग्नोर वाली और एक्सेप्शन रेट वाली। तो हम लिखेंगे कि नेगेटिव कंफर्मेशन सेकंड वाली में तो, फर्स्ट वाली में तो अप्रोप्रिएट नहीं है, सेकंड वाली में अप्रोप्रिएट है। क्यों? बिकॉज 2 कंडीशन आर मेट, ये वाली, और फॉलोइंग 2 इफ 2 अदर 2 कंडीशन आर आल्सो। यानी जो 2 कंडीशन उसने क्वेश्चन में मेट करवाई हैं उनके साथ लिखना है बिकॉज फॉलोइंग कंडीशन आर मेट, और जो 2 कंडीशन के बारे में साइलेंट है इफ फॉलोइंग 2 कंडीशन आर आल्सो मेट। चारों कंडीशन का क्वेश्चन में जिक्र होना जरूरी है नेगेटिव कंफर्मेशन के लिए। बात समझ आई है? पक्का? तो बताइए नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, ये उसने डिसीजन करवाया, कैसे करेंगे आप प्रैक्टिकली? पहले देखेंगे क्वेश्चन में कौन कौन सी कंडीशन पूरी हो रही है। जो कंडीशन पूरी हो रही है वो लिखेंगे बिकॉज, और जो कंडीशन पूरी, जो कंडीशन साइलेंट है if। ठीक है? कंडीशन साइलेंट होना और कंडीशन वायलेट होना में कोई फर्क है? भाई मैं आपको साइंसदान मान लूंगा ऑडिट का, अगर इस सवाल का जवाब मेरे भाई ने दे दिया, ये मेरा भाई बताएगा नेगेटिव कंफर्मेशन की कंडीशन वायलेट होने में, केस के अंदर उसने क्लियरली बता दिया वायलेट हो रही है, इसमें और साइलेंट होने में क्या फर्क है? साइलेंट अगर कंडीशन होगी तो इफ करके अज्यूम करके लिखेंगे पूरी हो रही है। अगर वायलेट हो रही हुई तो हम कह देंगे नेगेटिव कंफर्मेशन हो ही नहीं सकती। वायलेट हो रही हुई कंडीशन तो क्या लिखेंगे? नेगेटिव कंफर्मेशन हो ही नहीं सकती। जैसे इसमें जो 15 वाली थी उसमें कंडीशन वायलेट हो रही थी, कौन सी? लार्ज नंबर वाली, तो हमने सीधा लिख दिया क्या? लेकिन जो 2435 वाली थी उसमें मिसिंग साइलेंट था, इफ करके लिखा, शाबाश। ये असूल है क्या? अगर कंडीशन वायलेट हो रही हो तो सीधा लिख देंगे नेगेटिव कंफर्मेशन नॉट एप्रोप्रिएट, लेकिन अगर कंडीशन साइलेंट है तो इफ करके लिखना है कंफर्मेशन नेगेटिव एप्रोप्रिएट। भी बात समझ आई है? शाबाश, ये भाई हमारी आज की क्लास के साइंसदान है ऑडिट के। शाबाश शाबाश, गुड। भाई बाकी स्टूडेंट्स को बात समझ आई है? ये नेगेटिव, क्या आप इस काबिल हैं कि डिसाइड कर सके किस केस में नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है, किस में नहीं है? तो लिखे किसी सफे के ऊपर कि आज ऑडिट की क्लास के बाद मैं इस काबिल हूं कि फैसला कर सकूं नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है या नहीं है, फैसला कर सकूं। ठीक है? चले जी, तीसरा सवाल लगे तो ये भी निपटा लेते हैं अब।
क्वेश्चन 10 कह रहे एट ए क्लाइंट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ डेटर्स विद स्मॉल बैलेंसेस द ऑडिट इंचार्ज इज कंसीडरिंग टू सेंड नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट व्हाट वीकनेस डू यू सी इन सच काइंड ऑफ कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन में क्या वीकनेस है? ये लेस रिलायबल है क्योंकि हो सकता है कंफर्मेशन इग्नोर हो जाए या रास्ते में गुम हो जाए और हम समझ रहे हों एग्री कर गया है, इसलिए नेगेटिव कंफर्मेशन पॉजिटिव की निस्बत लेस रिलायबल है। क्यों लेस रिलायबल है? इग्नोर कर गया होगा, गुम हो गई होगी, हम समझ रहे पूरे। फिर कह रहे इज इट एप्रोप्रिएट टू सेंड नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इन द गिवन केस। क्या इस गिवन केस में नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है? ये मेरा भाई बताएगा। इस केस में क्या नेगेटिव कंफर्मेशन एप्रोप्रिएट है? अगर बाकी तीन कंडीशन मैच होंगी तो शाबाश। अगर बाकी तीनों कंडीशन, पहली कंडीशन मैच हो रही है कौन सी? लार्ज। तो हमने सिर्फ इसके बेस पे फैसला नहीं किया, हमने कहा फर्स्ट कंडीशन इज बीइंग मेट, यानी ये वाली। फिर क्या लिखा? इफ फॉलोइंग अदर 3 कंडीशन आर आल्सो मेट, तो फिर एप्रोप्रिएट है। क्या सिर्फ 3 कंडीशन लिख दे कि 3 कंडीशन को 1 2 3 करके रिप्रोड्यूस करना है? बताएं, रिप्रोड्यूस करना है। नंबर 4 है। 1 नंबर फैसला करने का होगा और 3 नंबर वो पॉइंट लिखने के। कुछ समझ आई बात की? चलिए, ये थे 3 केस स्टडीज। अब चलते हैं लेक्चर की तरफ। हाँ जी, क्या नहीं चले हैं? ना चलें तो फिर किधर चलना है? घर से किधर जाने? घर क्या 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 है? घर से क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? नहीं पढ़ रहा भाई। कल हमने कंफर्मेशन लेटर सेंड कर दिया था। कल आपको पता है क्या हुआ था? वकुआ कल हमने डिसाइड किया था कंफर्मेशन लेटर सेंड करना है। क्लाइंट से लिस्ट ली थी, उसको टोटल के साथ वेरीफाई किया था, उस एक्यूरेसी कंप्लीट, उसमें से सैंपल्स राइट किया था, डिसाइड किया था पॉजिटिव कंफर्मेशन के नेगेटिव कंफर्मेशन। फिर उसके बाद क्लाइंट के साइन करवाए थे, डेट लिखी थी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में, किस डेट का बैलेंस कंफर्म करवा रहे हैं। क्लाइंट को कहा था अगर तुम्हारा बैलेंस फर्क होगा तो हमें फर्क भी बताना और रिकंसिलिएशन भी बता देना। और फिर लेटर सेंड कर दिया था। क्या कल लेटर सेंड कर दिया था? कल के लेक्चर में क्या हमने कंफर्मेशन लेटर सेंड कर दिया था ये सारी प्रोसीजर परफॉर्म करके? और रिस्पांस का इंतजार कर रहे थे। सारी रात गुजरी, रिस्पांस आया नहीं? आया। सो गए थे, शाबाश। सोने के बाद रिस्पांस आया, फिर भी नहीं आया। क्यों? रिस्पांस तो आना था ऑफिस में, घर में थोड़े रिस्पांस आना था, क्लाइंट में थोड़े रिस्पांस डायरेक्ट था ना। तो ऑडिटर ने अपने ऑफिस का एड्रेस, आपने ऑफिस का एड्रेस रिस्पांस अभी आया है ना आपके लिए। आपके जो कल कंफर्मेशन लेटर सेंड किए, ऑफिस से फोन आ गया, सर आपने जो कंफर्मेशन लेटर सेंड किए थे जवाब आए पड़े हैं, कलेक्ट कर ले। ये फोन हमें हमारे ऑफिस से आया होगा कि क्लाइंट ने किया? क्योंकि क्लाइंट का तो एड्रेस ही नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि कंफर्मेशन तो डायरेक्ट होनी चाहिए ऑडिटर की तरफ से। हमने बंदा अपने ऑफिस में भेजा, उसने कुछ लेके आया, उसमें कुछ रिस्पॉन्सेस थे। अब हम एक एक करके उसको एनालाइज करेंगे। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखना है कि जो कंफर्मेशन लेटर सेंड किया था उसके रिस्पॉन्स कितनी किस्म के हो सकते हैं और हमने क्या करना है हर रिस्पॉन्स में। तैयार है सीखने के लिए? क्या सीखने लगे हैं? ऑडिट प्रोसीजर आफ्टर रिसीट ऑफ रिप्लाईज। क्या सीखने लगे हैं? कि जब जवाब आ गया तो क्या करना। इट डिपेंड्स कि जवाब आया क्या है। जवाब आया क्या है? यस आया जवाब तो कुछ और करना है, जवाब नो आया तो कुछ और करना है। जवाब में फ्रीडम, फिर कुछ और करना है। जवाब में आया कि भैया आप हैं कौन, कहां से बात कर रहे हैं, कौन है आप, किसने दिया आपको हमारा नंबर, क्यों दिया हमारा नंबर। तो फिर प्रोसीजर हमारे भैया ऐसा ही होना चाहिए कि हर जवाब पे एक जैसे प्रोसीजर नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। एग्री करते हैं? अब सुने, सबसे पहला बेहतरीन सिचुएशन क्या? बैलेंस एग्रीड। बैलेंस एग्रीड, पार्टी ने कहा बैलेंस एग्रीड, हमने कहा यही सुनने को तो कान तरस गए थे। इसका मतलब क्या है? हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस
कोई मजीद प्रोसीजर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। पहला क्लियर। दूसरा केस क्या, बैलेंस नॉट एग्रीड। दूसरा कौन सा केस है, जवाब है बैलेंस नॉट एग्रीड को हम कहते हैं डिफरेंस भी कहते हैं, एक्सेप्शन भी कहते हैं। फिर हमने क्या करना है, यहां पे सुन लीजिए, दो तरह के आईकैप केस बना रहा है, एक पुरानी अप्रोच, एक नई अप्रोच। पुरानी अप्रोच में आईकैप जनरल बात करता था कि कस्टमर ने कहा है बैलेंस एग्री नहीं करता, बताओ क्या करना है। हमने कहा भाई अगर बैलेंस एग्री नहीं करता तो क्लाइंट से जाके पूछो भैया रिकंसिलिएशन बनाओ, जो रिकंसिलिएशन होगी उसको चेक करना है, देखना है डिफरेंस किस वजह से है, डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस है, क्लाइंट की गलती है, ठीक है। और फिर देखो अगर जानबूझ के कोई गलती की गई है तो फिर रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज हो सकता है। फिर से जब हमने कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, इसका जवाब आया तो या तो बैलेंस एग्रीड होगा या डिसएग्रीड। एग्रीड होगा कुछ नहीं करना, डिसएग्रीड होगा तो हमने क्लाइंट को कहना भाई क्लाइंट इधर रिकंसिलिएशन बनाओ। क्लाइंट रिकंसिलिएशन बना के लेके आएगा तो हमने रिकंसिलिएशन में से फिर देखना है कि फर्क किस चीज का है। याद रखें, हो सकता है हमारे क्लाइंट की गलती हो, मिसस्टेटमेंट, ये भी पॉसिबल, ये भी तो पॉसिबल है थर्ड पार्टी की गलती हो, कस्टमर के रिकॉर्ड में गलती हो, ये भी पॉसिबल है। और ये भी पॉसिबल है दोनों ठीक हो, ये कैश इन ट्रांजिट या गुड इन ट्रांजिट का मसला हो, भी समझ रहे हैं। तो जो आपने फिर चेक करना है रिकंसिलिएशन से कि ये जो डिसएग्रीमेंट था ये क्लाइंट के रिकॉर्ड की गलती थी, कस्टमर के रिकॉर्ड की गलती थी या टाइम, कस्टमर के रिकॉर्ड की गलती थी, कुछ नहीं करना। अगर टाइमिंग डिफरेंस है तो सिर्फ ये देखना है कि ईयर एंड से पहले और ईयर एंड के बाद ट्रांजैक्शन सेटल हो गई है, यानी अगर कैश इन ट्रांजिट था तो क्या ईयर एंड के बाद रिसीव हो गया, अगर गुड इन ट्रांजिट था तो ये ईयर एंड के बाद दूसरी पार्टी को रिसीव हो गया, सेटलमेंट देख लेंगे। और अगर हमारे क्लाइंट के रिकॉर्ड में मिसस्टेटमेंट हुई फिर क्या करना है, उस मिसस्टेटमेंट को एडजस्ट करना, जैसे पता चला फेक डेटर है, उस मिसस्टेटमेंट को एडजस्ट करवाना है और रिस्क ऑफ फ्रॉड को इंक्रीज कर देना है। फिर से अगर कंफर्मेशन लेटर सेंड किया और पता चला कि डिसएग्रीमेंट है, क्या करना है, स्टेप नंबर 1 क्लाइंट से रिकंसिलिएशन बनवानी है, स्टेप नंबर 2 रिकंसिलिएशन को चेक करना है। उसमें 3 तरह के इश्यूज आ सकते हैं, या तो हमारे क्लाइंट का रिकॉर्ड गलत होगा, या थर्ड पार्टी का रिकॉर्ड गलत होगा, या दोनों ठीक है, ये टाइमिंग डिफरेंस होगा कि साल से 1-2 दिन, ईयर एंड से 1-2 दिन पहले ट्रांजैक्शन की है, दूसरी पार्टी को 1-2 दिन के बाद मिली है। अगर इन ट्रांजिट है तो उसको चेक कर लेना है, थर्ड पार्टी का रिकॉर्ड है तो कुछ नहीं करना, उसमें मसला है। हमारे क्लाइंट के रिकॉर्ड में मिसस्टेटमेंट है तो उसको करेक्ट करवाएं, और अगर पता चले इंटेंशनल मिसस्टेटमेंट है तो रिस्क ऑफ फ्रॉड इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? ये था पुराना टाइप ऑफ क्वेश्चन। आईकैप पहले इसी तरह कहता था कि भैया जवाब आया और उसमें डिसएग्रीमेंट है, जनरल बात करता था, स्पेसिफिक नहीं करता था कि डिसएग्रीमेंट किस रीजन की वजह से है। अब आईकैप जो केस स्टडी सेट करता है ना, गौर से सुनिएगा, आज की होम असाइनमेंट में भी ज्यादातर क्वेश्चन इसी कंसेप्ट के ऊपर है। अब आप कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, जो जवाब आएगा उस जवाब के अंदर रीजन लिखी होगी कि ये डिफरेंस इस वजह से है। आपने अपने प्रोसीजर उस रीजन के मुताबिक स्पेसिफिक बताने हैं, अब जनरल नहीं बताने। ये जनरल प्रोसीजर था। क्या पूछे सर, डिसएग्रीमेंट आ जाए तो क्या करना है? सवाल जनरल है, क्योंकि डिसएग्रीमेंट की रीजन बताइए क्या इसने, सवाल जनरल है, जवाब भी क्या हो, जनरल। भैया रिकंसिलिएशन बनाओ, रिकंसिलिएशन चेक करो, देखो किसके रिकॉर्ड में एरर, कंफर्मिंग पार्टी के रिकॉर्ड में एरर, थर्ड पार्टी में, हमारे क्लाइंट में, या टाइमिंग डिफरेंस है। अगर हमारे क्लाइंट के रिकॉर्ड में एरर है तो उसकी मिसस्टेटमेंट करेक्ट करवाओ, और अगर इंटेंशनल हुई फ्रॉड है और हो सकता है कंट्रोल वीक हो। बात कहते एक पार्टी के पैसे दूसरे के, बाद ये पता चलता है ए के पैसे बी में रिकॉर्ड कर दिए, ए को कंफर्मेशन लेटर सेंड करते हैं, वो कहता है मैंने तो पैसे दे दिए, फिर हमें पता चलता है वो ये तो बी में रिकॉर्ड हो गए थे। अब ये मिस स्टेटमेंट नहीं है लेकिन वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है। याद है एग्जांपल सैम्पलिंग की? सवाल जनरल, जवाब
सवाल अच्छा, रीजन जनरल, रीजन जनरल, जवाब जनरल, रीजन स्पेसिफिक। जवाब अब लेटेस्ट पुराने सवालों में क्या पूछ रहा था, जनरल रीजन। बताता नहीं था एग्जैक्टली, ये बता देता फर्क है किस चीज की वजह से फर्क है, नहीं बता देता। लेटेस्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, स्पेसिफिक रीजन बता रहा है, तो हमारे जवाब भी स्पेसिफिक। जैसे अगर स्पेसिफिक रीजन ये हुई, ओ भाईजान हमने तो 28 दिसंबर को पेमेंट भेज दी है, जवाब के अंदर लिखा हुआ, कस्टमर ने क्या बोला, हमने कस्टमर से कहा भैया तुमने 10 लाख देने, उसने कहा मैंने 28 दिसंबर को चेक भिजवा दिया, क्या करेंगे। हाँ, अब आपने ये नहीं कहना कि रिकंसिलिएशन बनवाएंगे, हम टाइमिंग डिफरेंस चेक करेंगे, नहीं। अब क्या करना है, हमने कहना है क्लाइंट ने 28 दिसंबर को कैश भिजवा दिया, चेक भिजवा दिया, देखेंगे बैंक स्टेटमेंट में क्लियर हुआ है कि नहीं। अगर वो कहता है बैंक स्टेटमेंट में अगले साल क्लियर हो गया है, आ गया या नहीं हमारे क्लाइंट, तो इसका मतलब क्या है, गुड टाइमिंग डिफरेंस था। और अगर वो कहता है कि जी पैसे आए ही नहीं है, तो फिर ये फ्रॉड हो। बात समझ आ रही। अगर स्पेसिफिकली उसने ये जवाब दिया, क्या हमने कहा डेटर को भैया तुमने 10 लाख देने हैं ना, उसने कहा भाई 31 दिसंबर का पूछे, 31 दिसंबर को मैंने कोई पैसे नहीं देने, मैंने तो 3 जनवरी को चीजें वसूल की है, 3 जनवरी को मैंने 10 लाख देना था, 31 दिसंबर को तो नहीं देना था। इसका मतलब ये हुआ हमारे क्लाइंट ने 29-30 दिसंबर को सेंड कर दिया, उसने 3 जनवरी को रिसीव किया। 3 जनवरी को हमारे क्लाइंट ने कब सेंड किया है चीजें, 29-30 दिसंबर को, डेटर ने कब रिसीव की हैं, तो ये इसका मतलब है क्या हुआ, टाइमिंग डिफरेंस। कैश इन ट्रांजिट के गुड इन ट्रांजिट। अब स्पेसिफिक रीजन बता दी डिसएग्रीमेंट की, आप क्या वेरीफाई करना है, आपने सिंपल ये वेरीफाई करना है कि गुड्स कब डिस्पैच की थी। अगर तो गुड ईयर एंड से पहले डिस्पैच की थी, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, ये बात नहीं सुन, ठीक है। नहीं, फिर से जीरो से शुरू कर, मैं नहीं छोड़ूंगा, आज 2 घंटे हो जाएगा, नहीं छोड़ता मैंने। हमने कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, पार्टी को कहा भैया हमारे क्लाइंट के रिकॉर्ड में उसने आपसे 10 लाख रुपया लेना है, बताइए आपने कितने पैसे देने हैं। उसने जवाब दिया और जवाब में स्पेसिफिक रीजन लिखी हुई थी, भाईजान हमने इस 10 लाख का चेक 30 दिसंबर को सेंड कर दिया था, इसलिए 31 दिसंबर में हमारा बैलेंस नील है। बताइए ये स्पेसिफिक रीजन है, कौन सी, कैश इन ट्रांजिट, गुड इन ट्रांजिट या कोई और। आपने वेरीफाई करना है वाकई कैश इन ट्रांजिट है कि नहीं। कैसे करेंगे, आप देखेंगे कि वो कस्टमर ने भिजवाया 30 तारीख को, आपके क्लाइंट ने कब रिसीव किया, कब करना चाहिए इसे, ईयर एंड से पहले के ईयर एंड के बाद। ये कस्टमर ने ईयर एंड से पहले सेंड किया है, हमारे क्लाइंट को कब रिसीव करना चाहिए, ईयर एंड से पहले के ईयर एंड के बाद। कब ठीक समझा जाएगा, ईयर एंड के बाद। भाई पहले अगर रिसीव किया होता तो उन्होंने एंट्री पास कर ली होती, कैश डेबिट डेटर्स क्रेडिट, उस सूरत में बैलेंस नील होता। समझ रहे हैं भाई, डेटर हमने सेलेक्ट करके सेंड किया, इसका मतलब है ईयर एंड पे वो रिसीवेबल है, कैश हमारे क्लाइंट ने वसूल नहीं किया हुआ, बाद में किया है। तो जब कस्टमर ये कह रहा है कि हमने 30 दिसंबर को चेक सेंड कर दिया है, हमने सिर्फ एक चीज देखनी है, क्या कि ईयर एंड के बाद ये पैसे आए कब है, ये पैसे कस्टमर ने कब सेंड किए, 30 को, हमने देखना है आए कब। अगर हमारे पास आ गए बैंक स्टेटमेंट देखी, पता चला 3 जनवरी को आ गए हैं, तो ये क्या है, टाइमिंग डिफरेंस है, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है। एग्रीड। अगर बैंक स्टेटमेंट से पता चला ये 31 दिसंबर को ही आ गए थे, फिर ये मिस स्टेटमेंट है, क्योंकि कैश रिसीव हो चुका है और आपने रिकॉर्ड नहीं किया।
कैसे पता चला रिकॉर्ड नहीं किया? कैश रिकॉर्ड किया होता तो डेटर 0 ना हो जाता। ठीक है, इस सूरत में क्या होगा? मिस स्टेटमेंट। मिस स्टेटमेंट भी है और कंट्रोल भी वीक है। इसका मतलब आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही नहीं बना रहे, आपको पता ही नहीं कौन सा कैश आ रहा है कौन सा जा रहा है। और अगर ये कैश कभी रिसीव ही नहीं हुआ फिर इसको फ्रॉड है। इंटरप्रिटेशन समझ रहे हैं क्या है? नहीं समझ आई? मैं समझाऊं और आप समझ जाएं, हो ही नहीं सकता, मैं नहीं मानता। अच्छा, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हो जाए। अब मैंने हिंट नहीं देना। क्लाइंट का हमने देखा, क्लाइंट ने डेटर 10 मिलियन रिसीव किया, लिखा हुआ था 10 मिलियन रिसीवेबल। हमने कंफर्मेशन लेटर सेंड करके उस भाई से पूछा, भैया आपने 10 मिलियन देना ना 31 दिसंबर को। उसने कहा भैया 31 दिसंबर को तो बैलेंस नील था, मैंने ये चीज़ें ऑर्डर ज़रूर की थी लेकिन मुझे मिली है 3 जनवरी को, तो 31 दिसंबर में तो मुझे कोई चीज़ नहीं मिली थी, तो इसलिए बैलेंस 31 दिसंबर का 0 है। डिसएग्रीमेंट आ गया। हमारे क्लाइंट ने रिकॉर्ड किया 10 मिलियन, कंफर्मेशन से जवाब आया 0। हमने अब क्या देखना है कि जो चीज़ें कस्टमर को 3 तारीख को वसूल हुई हैं वो हमारे क्लाइंट ने कब सेंड की है, बस यही चीज़ देखनी है और कोई चीज़ नहीं देखनी। अब 3 पॉसिबिलिटी रखूंगा, जवाब सही देना। एक का जवाब भी गलत दिया तो मैं फारग, यानी मैंने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ाया, मैं कुछ नहीं समझा पाया आपको। तैयार है? पहला केस, हमारे क्लाइंट ने ये चीज़ें डिस्पैच की थी 28 दिसंबर को। बताइए क्या कोई मिस स्टेटमेंट है या नहीं? नहीं है। ये कौन सा केस है? गुड न्यूज़, बिल्कुल ठीक है। उसने डिस्पैच की, सेल रिकॉर्ड कर दी उसको। दूसरा केस, क्लाइंट का चेक किया, पता चला ये गुड्स डिस्पैच की गई थी 1 जनवरी को। बताइए ये क्या है? मिस स्टेटमेंट कैसे है? भाईजान उस साल सेल हुई नहीं जिस साल रिकॉर्ड कर दिया, कट ऑफ एरर आ गया। मिस स्टेटमेंट भी है, आपका इंटरनल कंट्रोल ओवर रिकॉर्डिंग भी वीक है। डिस्पैच किसी और दिन करते हैं, रिकॉर्ड किसी और दिन कर रहे हैं, सिस्टम ही गलत है। ठीक है। तीसरा केस, आखिरी, और अगर पता चले ये कभी किया ही नहीं डिस्पैच, शाबाश शाबाश, रिस्क ऑफ फ्रॉड। इसका मतलब आपको इमोशनली अत्याचार करे ना आपके साथ, फिर लाइन पे आते हैं आप, वरना रिलैक्स रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं। भाई बात समझ आ गई? ओके, तो बताइए क्या अगर कोई स्पेसिफिक रीजन दी होगी तो आप जवाब दे देंगे उसका क्या करना है? अगर उसने कहा भैया हमारा सिस्टम कुछ ऐसा है कि हम कंफर्म कर ही नहीं सकते कि हमने कितने पैसे आपसे लेने देने थे, हमारा सिस्टम, कंफर्मिंग पार्टी ने क्या कहा, उन्होंने कहा हम छोटी सी कंपनी, हम तो सिंगल एंट्री पे चल रहे, हमें नहीं पता, हमारा सिस्टम ऐसा है, हम नहीं, तो ये क्या होगा? ये ऐसा हो जाएगा जैसे कोई जवाब, फिर क्या करना है? और अगर आई कैब ने जो अब वो चीज पूछा, आई कैब ने जो सबसे ज्यादा दफा पूछी है, कंफर्मिंग पार्टी ने कहा भैया हम ये चीजें वापस भेज रहे हैं, इतना गंदा माल, डिफेक्टिव आइटम बेच दिया इन्होंने हमें, हमने कोई पैसा नहीं देना और ये चीजें भी वापस भेज रहे हैं। बताइए हमने क्या करना है? क्या मिस स्टेटमेंट है कि नहीं? सेल रिटर्न, अगर सेल रिटर्न रिकॉर्ड कर दी है, आइंदा ये नहीं बोलना, क्योंकि सेल रिकॉर्ड की, सेल तो रिकॉर्ड हो चुकी है। सेल क्यों रिकॉर्ड हो चुकी है भला? हाँ डिस्पैच तभी तो रिकॉर्ड है, सेल रिकॉर्ड हो चुकी है। तो हमने क्या करना है? ये रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री क्या है भला? भाई इशू समझ रहे हैं? क्लाइंट ने सेल रिकॉर्ड कर दी, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, ठीक है, पॉइंट आपने सही पिक किया है, अब इसको एंड तक लेके जाना, अब आप ही लेके जाएंगे। क्लाइंट ने सेल रिकॉर्ड कर दी, ठीक, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, हमने कंफर्मेशन लेटर सेंड की, उस पार्टी ने क्या जवाब दिया? देखा भाई डिफेक्टिव गुड्स थी, मैंने तो रिटर्न कर दी है। तो ये रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री, बताइए आपको क्या लिखवाया हुआ है? ये क्या होता है? एडजस्टिंग इवेंट। बताइए क्या ये एंट्री रिवर्स होनी चाहिए कि नहीं? ऐसे सिचुएशन में 2 काम करने हैं आपने,
जब भी क्लाइंट डिफेक्टिव इन्वेंट्री रिटर्न करे, आपने अपने प्रोसीजर में, अपने रिस्पॉन्स में 2 चीजें लिखनी है। कौन कौन सी? पहली चीज आप कहेंगे ये एडजस्टिंग इवेंट है। रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री क्या है? एडजस्टिंग इवेंट है। सेल रिवर्स करो, पहली चीज ये। और दूसरी चीज क्या करो? इन्वेंट्री को एनआरवी पे रिकॉर्ड करो, राइट डाउन टू एनआरवी। एनआरवी लॉस भी रिकॉर्ड करो, सेल भी रिवर्स करो, एनआरवी एडजस्टमेंट भी करो। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शाबाश, शुक्र, गुड। तो यानी जनरल डिसएग्रीमेंट बताया तो जनरल रिस्पांस भी जनरल, और अगर स्पेसिफिक बताया रीजन के साथ। कुछ समझ आया? आज के लेक्चर की सबसे अहम चीज क्या है? घर वाले जाके पूछेंगे ऑडिट सिखाने के लिए भेजा था, क्या सीख के आए हो? आपने कहना सिर्फ एक ही चीज सिखाई है सर ने। क्या? कि अगर पार्टी से जवाब आए, वो जवाब जनरल हो तो हमने प्रोसीजर भी जनरल लिखने हैं, और जवाब स्पेसिफिक हो तो चलें। अगर बैलेंस एग्री हुआ तो क्या करना है? क्लियर। अगर बैलेंस डिसएग्री हुआ तो क्या करना है? क्लियर। अगर डिसएग्रीमेंट जनरल बताया तो जनरल प्रोसीजर, और अगर स्पेसिफिक बताया कोई तो स्पेसिफिक प्रोसीजर। ठीक है, ये तसल्ली से आपको किताब में सॉल्यूशन में मिलेंगे। अभी तो सिर्फ आपको की पॉइंट्स डिस्प्ले किया है। और अगर जवाब आए ही ना तो क्या करना है? अल्टरनेटिव प्रोसीजर। अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्या होंगे? दोबारा नहीं, दोबारा कर दिया, आगे बताओ। सब्सिक्वेंट रिसीट। ये कौन सी है? यही जो भी बताया, ये जो इधर कल्पा था मैं, ये कि कंफर्मेशन से जवाब नहीं आया तो क्या? देखो ईयर एंड के बाद कैश रिसीव हो गया कि नहीं। ये ईयर एंड के बाद सब्सिक्वेंट का मतलब ईयर एंड के बाद होता है। ईयर एंड के बाद कैश रिसीव हुआ, इस बात का सबूत है ईयर एंड पे रिसीवेबल था। ये चेक करो। और क्या चेक करो? डॉक्यूमेंट्स। बताइए डॉक्यूमेंट्स का जनरल नाम लिखा कि स्पेसिफिक लिखा? कौन कौन से डॉक्यूमेंट? आप भी लिख पाएंगे। डेटर के केस में कौन कौन से हैं? परचेज। इसको कर ले सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट यानी गुड डिस्पैच नोट, सेल इनवॉइस, कट ऑफ, मंथली स्टेटमेंट चेक करो एक दूसरे के साथ। ये मैंने पाप कर दिया है, इसका प्रायश्चित भी मैं ही करूंगा। क्या इसको परचेज ऑर्डर की बजाय क्या लिख लें? सेल। क्यों भला? डेटर को, क्रेडिटर को कंफर्मेशन लेटर सेंड करेंगे, जवाब नहीं आया, क्या करना है? अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना है। अल्टरनेटिव प्रोसीजर क्रेडिटर के केस में क्या होंगे? सब्सिक्वेंट रिसीट नहीं, रिसीट, पेमेंट्स, पेमेंट्स, पेमेंट्स। क्रेडिटर को रिसीट होगी कि पेमेंट होगी? नहीं, आप प्रोसीजर सिचुएशन के लिहाज से प्रोसीजर को चेंज नहीं कर पा रहे। और क्या होगा? नहीं नहीं होगा, कुछ तो होगा। और क्या होगा मेरा भाई बताएगा? परचेज ऑर्डर चेक कर लेंगे, ठीक है, क्रेडिटर के साथ। और क्या होगा? गुड रिसीट नोट, ये चीज। और क्या होगा? और ये चीज। कट ऑफ टेस्टिंग किस पे? आखिरी सवाल, इसका जवाब ये भाई देंगे। कट ऑफ ऑन सेल परफॉर्म करेंगे कि कट ऑफ ऑन परचेजेस? ये चीज, क्योंकि क्रेडिटर का केस है तो परचेजेस। इसका मतलब है प्रोसीजर लिखने से पहले ध्यान से आंखें खोल के देख लेना है कि ये डेटर वाला केस है कि क्रेडिटर वाला। ये ना हो डेटर पूछे क्रेडिटर लिख दिया प्रोसीजर, हालांकि कंसेप्ट सेम ही है, कंसेप्ट सेम ही है। जीरो नंबर, जीरो भी नहीं, अंडा नंबर। जो अंडा में मजा है वो जीरो में नहीं है। और अगर क्रेडिटर के केस पूछा आपने, डेटर के प्रोसीजर लिख दिए, कितने नंबर? अंडा। शाबाश शाबाश। फिर आगे कहेंगे सर पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, ये 7 नंबर पता नहीं क्यों आए हैं। वो क्यों 7? वो किस वजह से? क्योंकि ये ध्यान से पढ़ना होता है, डेटर के क्रेडिटर। अच्छा, और अगर रिप्लाई पे डाउट हुआ, मतलब ज़बानी जवाब आया, हम कहेंगे भाई रिटर्न भेज, तेरी मेहरबानी, तेरे को पता नहीं है। और तेरे को पता नहीं है कंफर्मेशन रिटर्न में होता है। ज़बानी टेलीफोन कर रहा है, खबरदार आइंदा फोन किया तो मेरा नंबर तेरे को किसने दिया?
खबरदार लेट जवाब ले रिटर्न लिख। और अगर मैनेजमेंट के जरिए से जवाब आया फिर हम कहेंगे डायरेक्ट है भाई, इनडायरेक्ट है। मैनेजमेंट के हाथ लग गए, मैनेजमेंट का हो गया। जिस कंफर्मेशन लेटर को मैनेजमेंट के हाथ लग गए वो हमारे काबिल नहीं रहा किसी। और अगर इलेक्ट्रॉनिक यानी ईमेल के जरिए से जवाब आया, लायबिलिटी चेक करेंगे कि किससे, सोर्स क्या है, कहां से आया है। @icap.org.pk से आया है कि @gmail से आया, जीमेल से आया। बाज़ औक़ात इंटरनेशनल पब्लिशर के साथ कम्युनिकेशन करें ना, हॉटमेल के अकाउंट से करें, जवाब ही नहीं देते, इग्नोर कर देते, सीधा इग्नोर कर देते। वो फिर कॉलेज की डोमेन से रिप्लाई करना पड़ता है। अच्छा है ताकि तो पता चले कोई टीचर है। भाई ये बात समझ आ गई। अब वो बात जो आपको पहले से पता है, मैंने नहीं पढ़ानी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 क्या, ये इस कंसेप्ट में और इस कंसेप्ट में फर्क क्या? अगर 3 मिनट मुझे दे देना, 3 मिनट से ज्यादा लग गया तो कहिएगा फिर मुझे सिर्फ एक चीज आपको क्लियर करनी है, इस वाले केस में और इस वाले केस में क्या फर्क है। इस केस में ये लिखना है, इस केस में ये लिखना है। ये है मैनेजमेंट ने मना नहीं किया, थर्ड पार्टी ने जवाब नहीं दिया, इसमें थर्ड पार्टी का कसूर है। और ये कौन सा केस है? ऑर्डिनरी प्रोसीजर इफ मैनेजमेंट रिफ्यूजेस टू आवर राइटर टू सेंड कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। ये और केस है, ये और केस है। ये कौन सा केस है? जवाब नहीं। ये कौन सा केस है? मैनेजमेंट ने कहा कि कंफर्मेशन लेटर सेंड ना करो। दोनों में फर्क है। जब मैनेजमेंट ने कहा कंफर्मेशन लेटर सेंड, मैनेजमेंट ने कहा सर ये 10 लेटर आपने सेलेक्ट किए, 9 को सेंड कर दो कंफर्मेशन लेटर, 10वें को सेंड ना करना। हम कहेंगे 9 को साइड पे रखो, 10वें को बताओ इसको सेंड क्यों ना करे। मैनेजमेंट कोई ना कोई रीजन बताएगी। वो रीजन या तो रीजनेबल होगी या अनरीजनेबल होगी। क्या करना है मैनेजमेंट जब हमें रोके, हमने क्या करना है? मैनेजमेंट से इंक्वायर करना है रीजन। तो वो रीजन या तो रीजनेबल होगी या अनरीजनेबल होगी। तो जब रीजन रीजनेबल हो तो क्या करना है? हम कहेंगे ठीक है, इसको कंफर्मेशन लेटर सेंड नहीं करते तो क्या करेंगे? अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अल्टरनेट प्रोसीजर कौन से? वही डॉक्यूमेंट्स वाला चेक करना है। मिल गया तो ठीक है, नहीं तो स्कोप लिमिटेशन होगी। ठीक है। और अगर मैनेजमेंट की रीजन रीजनेबल नहीं है, इफ रिफ्यूजल इज अनरीजनेबल, तो फिर क्या करें? फिर क्या करें? 2 चाबी गवर्नेंस को कम्युनिकेट करें। स्कोप लिमिटेशन क्यों है? क्योंकि एविडेंस नहीं मिल सका। और क्या करें? ओपिनियन कौन सा आएगा? इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड। मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को क्यों रिसर्च करना है? क्योंकि मैनेजमेंट का बगैर किसी रीजन के हमें रोकना, ये स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट बन जाती है। ये क्या है? हाँ, इसीलिए मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे भी डाउट क्रिएट होगा। और अगर इफेक्ट परवेसिव है तो हमने विड्रॉल भी करना है इफ पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल। कुछ समझ आया? फिर से बताइए, अगर मैनेजमेंट आपसे ये कहे कि सर इस पार्टी को कंफर्मेशन लेटर सेंड ना करे, क्या करना है? आपने इंक्वायर करनी है रीजन। पहला स्टेप क्या होगा? रीजन इंक्वायर करो। फिर इसके बाद क्या होगा? 2 हिस्सों में डिवाइड करना। हाँ, कि वो जो रिफ्यूजल रीजनेबल है, यानी जो रीजन बताइए वैलिड है कि नहीं। अगर रीजन वैलिड है तो फिर अल्टरनेटिव प्रोसीजर, फिर मैनेजमेंट की बात मान लेंगे, अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। और अगर मैनेजमेंट की रीजन वैलिड नहीं है तो फिर मैनेजमेंट की बात नहीं मानी, कम्युनिकेट करना 2 चाबी गवर्नेंस को। स्कोप लिमिटेशन होगी, इफेक्ट मटेरियल है तो क्वालिफाइड, परवेसिव है तो डिस्क्लेमर, और एक्सट्रीम केस में मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो रहा हो तो विड्रॉल भी कर सकते हैं। बताइए बात समझ आई? ये आसान ही था। इसमें और इसमें फर्क समझ आ गया? चलिए आज ये सारा कुछ जो पढ़ा कुछ समझ आया? केस स्टडी कर लेंगे। चलिए, ईद के दिन है, खूब एंजॉय करें। थोड़ा बहुत अगर एंजॉय कर करके थक जाए तो थोड़ा बहुत एक आधी केस स्टडी भी हल्की आंच में कर ले, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ईद वाले दिन काम करना। ईदी तैयार की है इनके लिए?
हाँ हाँ, हर चैप्टर के अंदर 3-3 4-4 केस स्टडी कम से कम होने चाहिए। पैकेट बनाए इनको और इनको इलेक्ट्रॉनिकली सेंड कर दे, इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है जी। घर वाले ही देते हैं आपको, तो फिर मेरे से क्यों ले रहे? आज का लेक्चर यहाँ खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।